चलो तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ तुम्हारा इंट्रॉपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा आपको। डायरेक्ट ही क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। जैसे इंट्रॉपी की बात करें तो इंट्रॉपी क्या होती है। इंट्रॉपी तुम्हारा होगा जो तुम्हारी एनर्जी बेसिकली क्या हो गया तुम्हारा, तुम लॉस हो गया। इसके लिए समझ लो। जैसे एग्जाम्पल देख लो, पीवी डायग्राम में कोई वन, ये एग्जाम्पल देख लो कि यहाँ से ये तुम्हारा पीवी डायग्राम यहाँ से क्या, कोई प्रोसेस 1 से 2 जा रहा है, ये हो गया। लेकिन बी यहाँ से रिवर्स कर रहा है और उसके बाद फिर ये जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो देखो ये जो प्रोसेस है ये तो ऐसे, ये यहाँ से बी, लेकिन जिस प्रोसेस से ये गया, ये मान लो 1 से 2 इस प्रोसेस से वैसे गया, 1 से 1 8 2 गया, लेकिन वो आ रहा है कैसे 1 2 और बी के थ्रू आ रहा है। तो जो ये बीच वाला गैप हो गया, ये इतना एनर्जी का लॉस हुआ, तो ये इंट्रॉपी तुम्हारा हो गया। ठीक है, अब इंट्रॉपी का कुछ बेसिकल फार्मूला होता है जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रॉपी क्या होता है, इंट्रॉपी जिस एनर्जी को तुम यूज नहीं कर पा रहे हो वो इंट्रॉपी तुम्हारा हो गया, मतलब उसका लॉस हो रहा है तुम्हारा। अब जो अगला बात करते हैं इंट्रॉपी का क्या फार्मूला, डी क्यू बाई डेल्टा टी रिवर्सिबल का इक्वल टू डी एस होता है तुम्हारा। डेल्टा क्यू बाई टी रिवर्सिबल इक्वल टू डी एस। समझ गए ना। इंट्रॉपी का जो फॉर्मूला होता है तुम यहाँ से देख सकते हो क्या होता है तुम्हारा। इंट्रॉपी का डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी किसका, रिवर्सिबल का इक्वल टू डी एस। ये तुम्हारा क्या हो गया, इंट्रॉपी हो गया। इंट्रॉपी हो गया। तो क्वालिटी ऑफ डेल्टा की, अब देखो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी रिवर्सल प्लस डी एस, द क्वालिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी व्हेन कैलकुलेटेड फॉर द रिवर्सिबल पाथ कम्स आउट टू बी सेम। मतलब क्या होगा कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो क्वालिटी अगर कैलकुलेटेड रिवर्सल पाथ करते हैं कम आउट टू सेम, मतलब सेम आता है बिटवीन द सेम इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। समझ गए। अगर तुम्हारा डेल्टा क्यू बाई टी का वैल्यू सेम आता है रिवर्सल पाथ के लिए, कब, जब ये सेम इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट रिस्पेक्टिव ऑफ द सेम पाथ, हेंस इट मस्ट बी रिप्रेजेंट अ चेंज इन प्रॉपर्टी बिटवीन द स्टेट, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इंट्रॉपी। देखो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, ये वाला डायग्राम, ये मान लो कोई पीवी डायग्राम है, ठीक है। प्रोसेस 1A2 ये प्रोसेस हो जा रहा है, इस रास्ते से जा रहा है, लेकिन क्या तुम्हारा हो रहा है, ये प्रोसेस ऐसे आना, अगर ये पूरा रिवर्सिबल होगा तो क्या होता है, इसी पाथ को ये फॉलो करता है, तो इंट्रॉपी यहाँ पे 0 होती है। लेकिन ऐसा ना हो कि ये 1A2 के ना हो कि ये आया कैसे, इसको आना चाहिए था 2A1, लेकिन वैसे नहीं आई, आया कैसे अपने ऑरिजिन पे 2B और 1, मतलब इस पाथ के थ्रू आया, इस पाथ के थ्रू ये अपने पॉइंट पे पहुंचा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एनर्जी लॉस हुआ। तो जो हम एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो एनर्जी को यूज करना चाहिए उसकी और यूज नहीं हो रहा और लॉस हो जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, इंट्रॉपी। यहाँ देखो लिखा हुआ है डेल्टा क्यू बाई टी व्हेन कैलकुलेटेड फॉर रिवर्सिबल पाथ। जब हम रिवर्सिबल पाथ के लिए यूज करते हैं तो सेम आएगा, किसके लिए, जब सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट द पाथ, मतलब इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम आ जाए और पाथ वही सेम फॉलो कर जाए, मतलब 1A2 गया और वही 2A1, मतलब इसी पाथ के थ्रू इसी ऑरिजिन पे आ जाए। उसका मतलब क्या, तो उसमें इंट्रॉपी नहीं होगा। और क्या तुम्हारा, हिंस इट मस्ट बी रिप्रेजेंट अ चेंज, अगर कुछ रिप्रेजेंट वो उसमें चेंज हुआ, इस रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई चेंज हो गया इन प्रॉपर्टी बिटवीन द स्टेट, देन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंट्रॉपी। कुछ स्टेट में, इसमें कुछ स्टेट में चेंज हुआ है इसका, ऐसे ना कि ये 1A2 के ना आने के थ्रू कैसा है 2B1 के थ्रू आया, तो ये जो चेंज हुआ इसको इंट्रॉपी बोलते हैं। अब इंट्रॉपी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम कर सकते हो। डेल्टा क्यू बाई टी रिवर्सिबल क्या होता है तुम्हारा, डी एस तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा हो गया डी एस। जब हम बात करें इरिवर्सिबल का, इरिवर्सिबल में क्या होता है तुम्हारा, डेल्टा क्यू बाई टी लेस देन 0 होता है तुम्हारा। ये सॉरी यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई टी लेस देन तुम्हारा डी एस हो जाएगा जब हम इरिवर्सिबल की बात करते हैं तुम्हारा, ठीक है। इंट्रॉपी जो प्रॉपर्टी ऑफ द एनी सब्सटेंस, देखो ये तुम्हारा यहाँ से एक और मिल गया तुम्हें कि इंट्रॉपी तुम्हारा क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस है, मतलब क्या हो गया, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। द क्वालिटी ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी व्हेन इवैल्यूएटेड फॉर एन इरिवर्सिबल पाथ comes out to be less than the entropy change between the state joined by a path. The quality and the quality delta q by t when evaluated for the irreversible path comes out to be less than the entropy between the state joined by a path. समझ गए। अब देखो ये तुम्हारा तो ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जो मैं तुम्हें करा सकता हूँ, लेकिन अभी रुक जाओ,
बाद में मैं करा दूंगा, ठीक है। देखो इंट्रॉपी जनरेशन, अब देखो इंट्रॉपी जनरेशन भी एक टाइम हो रहा है तुम्हारा। अब तुम इसका एग्जांपल देखो, खुद देखो, कोई डिवाइस है यहाँ पे 1000 किलो जूल, 1000 केल्विन पे तुम्हारा 100 किलो जूल का इसका आ गया, 100 किलो जूल इसमें हीट है, 1000 केल्विन है, ठीक है। ये 100 ये मशीन है तुम्हारा, ये तुम्हारा एग्जिट हो रहा है, मतलब 30 किलो जूल लोअर टेम्परेचर हो गया, 300 केल्विन, 30 किलो जूल तुम्हारा लोअर टेम्परेचर हो गया, इतना वर्क निकल रहा है 70 किलो जूल का। इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट इन बट इनिशियल टी नॉट को क्या डिनोट किया है 300 से, तो लोअर टेम्परेचर हो गया। अवेलेबल एनर्जी है 2, कितना है तुम्हारा इस पॉइंट पे अवेलेबल एनर्जी, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये तुम्हारा दिया हुआ है। अवेलेबल एनर्जी 2 तुम्हारा कितना है, अनअवेलेबल एनर्जी 2 मतलब 1 और 2 पॉइंट, ठीक है। तो ये दो मशीन है, दो मशीन के बारे में बता रहा है बेसिकली। इस पॉइंट पे तुम्हारा कितना है 50 लॉस हो गया अनअवेलेबल एनर्जी, और ये अवेलेबल एनर्जी तुम्हारा इसमें भी देखो 50 है, क्योंकि 50 बर्गर निकला। ये 2 मतलब हो गया दूसरे मशीन का, जिसमें कि तुम्हारा हायर टेम्परेचर कितना है तुम्हारा 600 और हीट तुम्हारा कितना 100 किलो जूल। अब देखो डेल क्यू बाई टी सिंपल फार्मूला होता है, तक डेल क्यू तुम्हारा डेल क्यू बाई टी, डेल क्यू तुम्हारा कितना है 100 किलो बाई टी, तुम्हारा टेम्परेचर 600, तुम्हारा डेल क्यू तुम्हारा कितना आ जाए 0 पॉइंट इतना आ गया, डेल क्यू बाई टी का वैल्यू तुम्हारा ये आ गया। अब डी एस तुम्हारा कितना होता है डेल क्यू बाई टी, तो डेल क्यू का वैल्यू 100 और टी का वैल्यू 600 है, तुम्हारा कैलकुलेट कर जाएगा इतना तुम्हारा, ठीक है। अब हम अवेलेबल एनर्जी 1 की बात करते हैं, तो यहाँ देखो यहाँ पे 30 डिग्री यूज नहीं कर पा रहे थे, तुम्हारा अवेलेबल एनर्जी हो गया 30 तुम्हारा, ठीक है। अब डी एस का वैल्यू निकालना है, डी एस का वैल्यू सिंपल डी क्यू बाई टी, अब प्लस जो जनरेशन निकल रहा है वो निकाल लेंगे, और इसे मैं डिटेल में आगे पढ़ा दूंगा। ये बेसिक है, ऐसा कुछ है नहीं, इसको तुम अभी ध्यान भी मत देना, ये बस मैंने बेसिक ऐसे ही बता दिया है। इंट्रॉपी समझ गए ना क्या होता है। अब इंट्रॉपी जनरेशन रिप्रेजेंट डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। इंट्रॉपी एक जनरेशन टर्म होता है। इंट्रॉपी जनरेशन तुम्हारा क्या डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, डिग्रेड मतलब क्या होता है कि फैल जाना, तो डिग्रेड हो गया मतलब लॉस हो गया उसका। इंट्रॉपी जनरेशन रिप्रेजेंट डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो डिग्रेड होता है इंट्रॉपी जनरेशन बोलते हैं। A process is said to be internal reversible if no degeneration of energy, entropy generation, takes place inside the system. इंट्रॉपी जनरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा, बेसिकली जो इंट्रॉपी अगर जनरेट तो क्या डिपेंड करता है कि तुम्हारा एनर्जी क्या हो रहा है, तुम्हारा डिजेनरेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, ठीक है। ए प्रोसेस सेड टू बी इंटरनली रिवर्सेबल, कब हम बोलेंगे प्रोसेस तुम्हारा इंटरनली रिवर्सेबल है, इफ उसमें इंट्रॉपी जनरेशन नहीं हो रहा, मतलब उसमें इंट्रॉपी जनरेशन नहीं हो रहा है, डिजेनरेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, टेक्स प्लेस इनसाइड सिस्टम। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि इंटरनली ये तुम्हारा कि इंट्रॉपी जनरेशन क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी होता है, क्या होता है, तो ऑप्शन तुम्हारे को डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। अभी मैं तो यही पूछ सकता है कि डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी क्या है, तो इंट्रॉपी जनरेशन। प्रोसेस इज सेड टू बी एक्सटर्नली रिवर्सेबल इफ नो इंट्रॉपी जनरेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द सिस्टम। एक्सटर्नली रिवर्सेबल कब बोलेंगे, जब इंट्रॉपी जनरेशन तुम्हारा आउटसाइड ना हो। इफ अ प्रोसेस इज बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली रिवर्सेबल इट कॉल्ड टोटली रिवर्सेबल। टोटल रिवर्सेबल का ये नहीं हुआ कि एक इंटरनली है तो सही है, नहीं, टोटली रिवर्सेबल मतलब होता है कि इंटरनली भी पूरा हो और एक्सटर्नली भी पूरा रिवर्सेबल, मतलब इंट्रॉपी जनरेशन न तुम्हारा इंटरनली हो रहा है न तुम्हारा एक्सटर्नली हो रहा है। और उसके बाद ये देखो इंट्रॉपी क्या तुम्हारा इंट्रॉपी यहाँ से आ रहा था ना, देखो ये वाला पोर्शन मैंने बताया कि इंट्रॉपी अगर हम टोटली रिवर्सल प्रोसेस कब बोलेंगे, जब तुम्हारा इंट्रॉपी जनरेशन इंटरनली और एज वेल एज इंट्रॉपी जनरेशन क्या होगा तुम्हारा एक्सटर्नली बोथ क्या होगा तुम्हारा जीरो होगा, मतलब नहीं होगा, तो तुम्हारा क्या होगा ये टोटली रिवर्सल प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे बात हम किसको कहते हैं, यहाँ पे ये देखो टोटली इंट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी बट इंट्रॉपी जनरेशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी बट इज ए पाथ फंक्शन। इंट्रॉपी तुम्हारा क्या हो गया, इंट्रॉपी तुम्हारा एक क्या होता है किसी चीज का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन इंट्रॉपी जनरेशन तुम्हारा क्या होता है प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये तुम याद रखना, ये समझ गए। अब आगे की बात करते हैं, आगे तुम्हारा क्या आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे तुम ध्यान से सुनना क्या करा है। आइसोलेटेड बेसिकली किसी भी इंट्रॉपी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे बेसिकली किसी भी इंट्रॉपी का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा डी एस इसका क्या होता है डी क्यू बाई टी, मैंने बताया, प्लस इंट्रॉपी जो जनरेट हो रहा है जनरेट। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं पहले, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, क्यू का वैल्यू जीरो होता है, तो ये तुम्हारा जीरो हो गया, ठीक है।
ये तुम्हारा 0 हो गया, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंट्रॉपी जो हो रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, तुम्हारा डेल्टा जनरेशन के। इंट्रॉपी ऑफ यूनिवर्स तुम्हारा क्या होगा, डेल्टा जनरेशन के। समझ गए? ये तो फॉर्मूला पर एक बार मैं बता रहा हूँ। देखो इंट्रॉपी क्या होता है तुम्हारा, dq/t प्लस इंट्रॉपी जनरेशन डेल्टा जेन। बात क्या करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है बताओ, क्यू का वैल्यू 0 होता है, ये तुम्हारा 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, डी इंट्रॉपी इज इक्वल टू नथिंग बट डेल्टा जेन इंट्रॉपी जनरेशन के बराबर तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, since universe is an isolated system, its entropy can only be changed due to the entropy creation। देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सिंस यूनिवर्स इज आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम होता है, इट्स इंट्रोपी कैन चेंज ओनली ड्यू टू क्रिएशन ऑफ इंट्रोपी जनरेशन, और क्रिएशन कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। मतलब यूनिवर्स तुम्हारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है, तो उसमें इंट्रोपी चेंज कब हो सकता है, तुम्हारा यूनिवर्स तुम्हारा क्या होता है, यहाँ देखो यूनिवर्स तुम्हारा क्या होता है, यह आइसोलेटेड सिस्टम है तुम्हारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो इंट्रोपी ओनली कब चेंज कर सकता है, जब तुम्हारा इंट्रोपी क्रिएशन और इंट्रोपी जनरेशन उसका हो, यानी और एक और ध्यान रखना, इंट्रोपी जनरेशन तुम्हारा पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये आया हुआ क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, इंट्रोपी की जनरेशन या क्रिएशन क्या होता है, पॉजिटिव भी, जीरो भी और निगेटिव भी, सॉरी पॉजिटिव भी, जीरो भी, लेकिन क्या निगेटिव कभी नहीं हो सकता है, या तो जीरो रहेगा या फिर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हेंस इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर बी डिक्रीज, यूनिवर्स का तुम्हारा टेम्परेचर इंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं होता है। इंट्रोपी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, लेकिन इंट्रोपी क्या इंट्रोपी हो सकता है। देखिए तुम्हारा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं दोबारा बताता हूँ। देखो इंट्रोपी का जो इंट्रोपी है, इंट्रोपी क्या यूनिवर्स में यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, तो यूनिवर्स का क्या होता है कि यूनिवर्स का तुम्हारा कब इंट्रोपी चेंज होगा, जब तुम्हारा उसमें इंट्रोपी क्रिएशन होगा। तो इंट्रोपी क्रिएशन होगा तो और इंट्रोपी जनरेशन जो है तुम्हारा पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन निगेटिव कभी नहीं हो सकता इंट्रोपी जनरेशन। लेकिन सिर्फ जो इंट्रोपी है वो तुम्हारा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब देखो क्योंकि तुम यहाँ देख सकते हो क्या हो रहा था, डी एस इक्वल टू क्या था, dq/t। यहाँ फंक्शन दो है, q भी है और t भी है, तो तुम क्या करो, कैसे बताओ कि क्या dq का ये फंक्शन है या फिर टेम्परेचर का फंक्शन है। तो इसी का यहाँ पे है, देखो इफ सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंसिडर्ड देन एंट्रोपी इज हायर एट लोअर टेम्परेचर। समझ गए? अगर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंसिडर्ड, अमाउंट एनर्जी हम सेम रखते हैं, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंसिडर करते हैं, तो तुम्हारा एंट्रोपी क्या होगा, हायर एट कब होगा, लोअर टेम्परेचर पे, एंड लोअर एट हायर टेम्परेचर पे। समझ गए? इफ सेम मास इज कंसिडर्ड देन हायर टेम्परेचर मीन्स हायर टोटल एनर्जी, हेंस एंट्रोपी इज मोर एट हायर टेम्परेचर बिकॉज टोटल एनर्जी इज मोर। ठीक, सिंपल। अगर तुम्हारा सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारा हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, तुम्हारा लोअर इंट्रोपी होगा, और लोअर ठीक है, और लोअर टेम्परेचर पे तुम्हारा क्या होगा, हायर इंट्रोपी होगा। ये तुम्हारा कह रहा है अगर एनर्जी सेम रहे तो, लेकिन अगर हम मास कंसीडर करेंगे सेम, तो क्या तुम्हारा होगा, हायर टेम्परेचर, हायर तो क्या होगा तुम्हारा, हायर टेम्परेचर मीन्स क्या होगा, हायर एनर्जी, मतलब तुम्हारा क्या होगा हायर और तुम्हारा क्या होगा, इंट्रोपी भी तुम्हारा मोर होगा एट हाई टेम्परेचर बिकॉज टोटल एनर्जी इज मोर। समझ गए? इन देखो एनर्जी सेम है, q/t इंट्रोपी, एस को यहाँ से एस डिनोट किया हुआ, इंट्रोपी को लिखा हुआ ऐसे। तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एनर्जी सेम है तो q को तुम कांस्टेंट रख लो, तो q टेम्परेचर डिक्रीज क्या होगा, इंट्रोपी बढ़ेगा। और सेम अगला कंडीशन है, अगर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, इंट्रोपी तुम्हारा सेम कम होगा। किस केस में, जब तुम्हारा क्या एनर्जी सेम होगा। अगर मास को सेम करते हैं तो मास तुम्हारा क्या होगा, देखो तब तुम क्या होता है, टोटल एनर्जी इसका बढ़ जाता है। ठीक है, कांस्टेंट मास पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टोटल एनर्जी बढ़े, इसके कारण तुम्हारा क्या होता है, एंट्रोपी भी बढ़ जाता है। और अगर हम टोटल मास सेम है तो अगर टेम्परेचर को हम कम करते हैं तो हायर एनर्जी कम जाता है और एंट्रोपी भी तुम्हारा कम हो जाता है। समझ गए? आगे बात करते हैं जो तुम्हारे ये वाला पार्ट, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कैन चेंज ड्यू टू हीट इंटरेक्शन, मास इंटरेक्शन एंड एंट्रोपी जनरेशन।
हीट जनरेशन, तो क्या होता है डी इक्वल टू डी क्यू बाई टी, हीट इंटरेक्शन, एक्सटर्नल इंटरेक्शन, मास इंटरेक्शन, एक्सटर्नल इंटरेक्शन, और इंट्रॉपी जनरेशन, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। समझिए इंट्रॉपी ऑफ सिस्टम कब कब तुम्हारा चेंज हो सकता है, एक हीट इंटरेक्शन से जो कि एक्सटर्नल हो गया, मास इंटरेक्शन जो कि तुम्हारा एक्सटर्नल हो गया, और इंट्रॉपी जनरेशन जो कि तुम्हारा इंटरनली इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। फिक्स्ड मास सिस्टम एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंट्रॉपी का क्या होता है, यही तुमसे पूछेगा। क्या होता है तुम्हारा डी एस इजकल टू, अभी मैंने तुम्हें बताया डी क्यू बाई टी प्लस डेल्टा जेन, ये तुम्हारा होता है। फिर से लिखता हूँ, देखो डी एस इजकल टू डी क्यू बाई टी प्लस डेल्टा जेन, ये तुम्हारा क्या था, इंट्रॉपी का फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखो केस वन क्या ले रहा हूँ, पहला रिवर्सिबल के लिए, तो रिवर्सिबल हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, जनरेशन उसमें जीरो हो जाएगा, डेल्टा जनरेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इरिवर्सिबल के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी एस इजकल टू डी क्यू बाई टी, यहाँ समझ गए डी क्यू बाई टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी कंडीशन आ जाएगा, पहला हीट एडिशन अगर हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है, तो हीट एडिशन में क्या साइन था, पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पे डी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव आएगा। दूसरा हीट रिजेक्शन, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये तो नोटेशन पहले से बताया हुआ है। तो तुम्हारा डी एस, ठीक है, डी एस का वैल्यू क्या है तुम्हारा, निगेटिव आ गया। ठीक है, अब अगला बात करते हैं हीट क्या कहना है, एडियाबेटिक के लिए, तीसरा एक तुम्हारा एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी क्यू का वैल्यू तुम्हारा क्या होता है, जीरो होता है एडियाबेटिक में, तो डी एस का फॉर्मूला क्या था, डेल क्यू बाई टी प्लस डेल्टा जेन, ये तो पहला से जीरो है क्योंकि रिवर्सिबल है। अब डी एस, ये डी क्यू भी तुम्हारा जीरो हो गया, तो तुम्हारा डी एस का वैल्यू जीरो हो गया। तो देख लिया ना, इंट्रॉपी तुम्हारा यहाँ से तुम्हारा क्या है, जो डेल्टा एस जो आ रहा है तुम्हारा, डेल्टा एस इंट्रॉपी तुम्हारा क्या आ रहा है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, और निगेटिव भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन डेल्टा जेन जो है, डेल्टा जनरेशन, वो तुम्हारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव या जीरो। समझ गए, यहाँ पे तो समझ गए ना, यहाँ डेल्टा तुम्हारा जीरो आ गया, ये डी एस तुम्हारा निगेटिव आ गया, ये हो गया। ठीक है, अब समझ गया। दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तुम्हारा क्या होगा, डेल्टा एस जनरेशन पॉजिटिव, इरिवर्सिबल है तो तुम्हारा जनरेशन उसमें आएगा। हीट एडिशन में देखो यही किया गया, हीट एडिशन डेल्टा की पॉजिटिव। अब देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए केस 2 लेता हूँ मैं, केस 2 इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो डेल्टा जेन तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा जेन का तो फॉर्मूला क्या था, डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी प्लस डेल्टा जेन। ठीक है, तो सबसे पहले वही वाला केस हम लगाते हैं। क्या क्या केस था तुम्हारा, पहला हीट एडिशन वाला, पहला हीट एडिशन, तो तुम्हारा डेल्टा क्यू तुम्हारा डी क्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पुट कर दो, डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी प्लस डेल्टा जेन। तो इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो दोनों पॉजिटिव है, तो डी एस का वैल्यू तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, डी एस क्या तुम्हारा आ जाएगा, पॉजिटिव। सेकंड तुम्हारा आ गया हीट रिजेक्शन, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, डी एस का क्या था तुम्हारा, डी क्यू बाई टी प्लस डेल्टा जेन, ये तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा। डी क्यू का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, ये तो तुम्हारा पॉजिटिव है, तो क्या हो सकता है, इट में ही पॉसिबल क्या तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब डेल्टा जनरेशन ज़्यादा हो जाएगा डी क्यू ये वाला वैल्यू से, तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा, जब ये कम हो जाएगा तो निगेटिव वैल्यू हो जाएगा जीरो, जब दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, एडियाबेटिक के लिए थर्ड क्या था, एडियाबेटिक के लिए डेल्टा क्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, तो डेल्टा एस इक्वल टू
डेल एस जीन बराबर तुम्हारा पॉजिटिव हो गया तुम्हारा, समझ गया ना कैसे कैसे आ रहा है। मैंने तुम्हें सारा देखो सारा यहाँ लिखा हुआ है नोट, तुम उसको नोट कर सकते हो। टोटल चीज लिखा हुआ है, मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें, देखो सब दिख गया। अब ट्रू और फॉल्स, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक है, पहले बताया हुआ है प्रोसेस में कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। ट्रू। इंट्रोपी जनरेशन रिप्रेजेंट डिस्ट्रैक्शन ऑफ एनर्जी, डिस्ट्रैक्शन नहीं था, क्या था तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन, क्या इंट्रोपी जनरेशन एनर्जी में डिस्ट्रैक्शन नहीं था, डिग्री वो क्या था तुम्हारा, क्या था, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज ऑलवेज रिवर्सिबल एडियाबेटिक, नहीं आइसेंट्रोपिक की तुम्हारा क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक तुम्हारा आइसेंट्रोपिक हमेशा होता है, लेकिन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस तुम्हारे जरूरी नहीं है कि हमेशा रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा। ठीक है, अब देखो इंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर बी डिक्रीज, इंट्रोपी हाँ आइसोलेटेड का तुम्हारा कभी नहीं डिक्रीज होगा, ट्रू है। इंट्रोपी एसोसिएटेड विद अ गिवन अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क विच कैन obtained from the energy per unit surrounding, ये false है। If an irreversible process has to be isentropic, it must be non-adiabatic, true। irreversible process है तो reversible process has to be isentropic, it must be non-adiabatic, करेक्ट एकदम है, बिल्कुल करेक्ट है, हमारे पहले बताया हुआ है। कैसे, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कुछ इरिवर्सिबल यहाँ प्रोसेस है, देखो तो इसका मतलब क्या होगा, तुम कुछ उसका हीट लॉस हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है तो एडियाबेटिक कैसे हो गया, एडियाबेटिक नहीं हुआ। ठीक, अब देखो टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम ऐसे इतना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर ही बता देता हूँ। देखो ये तो टीएस डायग्राम टेम्परेचर एंड ट्रॉफी डायग्राम, ठीक है। डीएस डेल्टा क्यू बाई टी प्लस डेल्टा, ये जीरो हो गया किस किस में, रिवर्सिबल के केस में, तो डीएस की डेल्टा क्यू बाई टी हो जाएगा। देखो डेल्टा क्यू इक्वल टू टी डी एस, ये तुम्हारा तो फॉर्मूला आ गया। अब डी ए तुम्हारा क्यू होता है, डी ए तुम्हारा जो है डेल्टा क्यू, मतलब जो एरिया को डिफ्रेंशिएट करिए फिर से प्रोसेस है तुम्हारा डी ए, डी यहाँ आ गया। डी ए इक्वल टू डेल्टा क्यू किस केस में, रिवर्सिबल के केस में, ये तो टी डी एस बराबर टी ए लिखे हो, डी ए लिखे हो, ठीक है। तो टी डी एस बराबर डेल्टा क्यू होता है ना जी, डी एस बराबर डी क्यू बाई टी, तो हम क्या यहाँ डी क्यू को लिख सकते हैं तुम्हारा टी डी एस, तो यहाँ देखो डी ए इक्वल टू डी क्यू आ गया, क्यों आ गया ना। अब देखो लेकिन इरिवर्सिबल पे उसके तुम्हारा डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा क्यू नहीं होता है, कार्नोट साइकिल ये सब तुम्हारा बताया हुआ है। एरिया अंडर द कर्व ऑन टी एस डायग्राम रिप्रेजेंट हीट ट्रांसफर फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन पीवी डायग्राम में क्या बताता है, वर्क बताता है। पीवी डायग्राम में जो एरिया अंडर आता है वो तुम्हारा वर्क बताता है, और वहीं टीएस डायग्राम में तुम्हारा क्या बताता है, हीट ट्रांसफर फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। याद रखना वर्क ट्रांसफर किसमें बताता है, पीवी डायग्राम में, लेकिन टीएस डायग्राम में जो एरिया अंडर द कर्व होता है क्या बताता है कि हीट ट्रांसफर कितना हुआ। एरिया इंक्लोज्ड बाय ए रिवर्सिबल साइकिल ऑन टीएस डायग्राम रिप्रेजेंट नेट हीट which is also equal to net work interaction during the cycle. Area enclosed by the reversible cycle on T's diagram represent net heat which is also equal to the net work interaction during the cycle. ये जो एरिया अंदर है पूरा, ये वाला जो एरिया अंदर आ रहा है ये वो डिनोट क्या कर रहा है, ये डिनोट बेसिकली कर रहा है तुम्हारा कितना सारा हीट इसको चाहिए इस प्रोसेस के लिए। ये पीवी डायग्राम में तो वर्क चाहिए, लेकिन टीएस डायग्राम में तुम्हारा ये क्यू हो गया, क्यू नेट तुम्हारा हो जाएगा ये बेसिकली, ठीक है। पूरा हीट सप्लाइड नीचे तक कर दोगे तो पूरा हीट सप्लाइड आ जाएगा, और ये जो नेट को नेट बताते हैं, नेट हीट कितना है तुम्हारा रिजेक्ट हुआ, ठीक है। ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल क्लॉकवाइज साइकिल ऑन द टीएस डायग्राम रिप्रेजेंट पावर। ऑल रिवर्सिबल क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है वो तुम्हारा क्या है, रिप्रेजेंट पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल एंड वाइस वर्सा। मतलब जितना भी साइकिल है जो क्लॉकवाइज में है तो वो तुम्हारा पावर प्रोड्यूसिंग होता है, जो एंटी क्लॉक में होता है वो पावर एब्जॉर्बिंग होता है। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है जो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तुम्हें दिख रहा नहीं यहाँ से पूरा। देखो मान लो पहला क्वेश्चन है बेसिक, ये तुम्हारा टेम्परेचर तुम्हारा इस पर कितना है 303 केल्विन, और 273 प्लस जो डिग्री सेंटीग्रेड में उसको तुम कर दो, ये हो गया तुम्हारा इंजन, ऐसे तुम्हें बनाना होगा, ठीक है। 275 तुम्हारा हो गया,
ये टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो ये क्या है, रेफ्रिजरेटर मतलब क्या हुआ, लोअर से हायर जा रहा है, मतलब ये रेफ्रिजरेटर हुआ। क्यू एल तुम दे रहे हो कितना, ये तुम्हारा हीट सप्लाई तुम्हारा इसमें दिया हुआ है कि इतना दे रहा है। अब इफिशियंसी ऑफ क्या निकलना है इसका, तो क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट तुम्हारा लोअर टेम्परेचर था टी एल बाई हीट सप्लाइड कितना हो रहा है तुम्हारा टी एच माइनस टी एल, टी एच माइनस टी एल, ये निकल के यहाँ से आ गया, ठीक है। अब तुम यहाँ से सी ओ पी भी निकाल सकते हो। सी ओ पी क्या तुम्हारा होता है, डिजायर्ड इफेक्ट बाई ये तो इंजन का निकल गया ना पूरा इफिशियंसी। यहाँ से क्यू एल बाई जितना वर्क आया वो मैं तुम्हें वर्क निकालना है तो तुम आराम से निकाल लोगे, नहीं समझे। इफिशियंसी तो निकल गया कितना इस साइकिल का, कितना है तुम्हारा 275/303 माइनस 275। ये यहाँ का टेम्परेचर सब लिखा हुआ है कैल्विन में, ये कैल्विन में। तो तुम्हारा निकल के मान लो आगे जितना भी तुम्हारा आ गया 9.21 आ गया, ठीक है। अब देखो सी ओ पी निकालना है तो क्या होता है तुम्हारा हीट लॉस बाई डब्ल्यू, डिजायर्ड इफेक्ट मतलब क्या होगा 20 इंटू 420/W इजकल टू 0.15 इंटू 275 बाई, ये तो तुम्हारा बेसिकली कैलकुलेशन है, ये तुम देख लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखो कंबाइंड इफेक्ट क्या है तुम्हारा, कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ इफ रिवर्सिबल क्या है तुम्हारा, ये डेल्टा एस इजकल टू डी क्यू बाई टी। अभी मैंने तो बताया था इन टॉपिक का फॉर्मूला ये होता है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ में क्या होता है, डेल्टा क्यू इजकल टू डी यू प्लस पी डी वी, नथिंग बट इसको पी डी वी को हम क्या लिखते हैं, डी डब्ल्यू भी लिखते हैं, वर्क डन, ठीक है ना, वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। और फर्स्ट लॉ ये तुम्हारे इक्वेशन किसके लिए वैलिड होता है, ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो अगला बात करते हैं तुम्हारा टी डी एस बराबर, टी डी एस इक्वेशन दो होता है, एक और दो होता है, टी डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी वी, एक नो कंडीशन टू रिक्वायर्ड ई ले। टी डी एस इक्वेशन तुम्हारा दो होता है, फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन और सेकंड टी डी एस इक्वेशन। तो टी डी एस इक्वेशन निकालने के लिए हमें कंडीशन चाहिए, लेकिन जो टी डी एस इक्वेशन निकल के आता है टी डी एस इक्वल टू टी यू प्लस पी डी वी और टी एस इक्वल टू डी एच माइनस बी डी पी, तो ये जो तुम्हारा आता है ये तुम्हारा किसी कंडीशन में लगा सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट लॉ वाला थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन था डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी या पी डी वी को लिख सकते हैं डी डब्ल्यू, तो तुम्हारा किसके लिए रिवर्सिबल के लिए यूज होता है। तो पहला तुम्हारा इक्वेशन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है टी डी एस इक्वेशन। पहला टी डी एस इक्वेशन क्या होता है तुम्हारा, टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, और मैं दूसरा टी डी इक्वेशन क्या है तुम्हारा, टी डी एस इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी। याद रखना, देखो यहाँ पे क्या है, टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, लेकिन डी एच आएगा तो माइनस वी डी पी हो जाएगा, बस डी एच हो गया माइनस वी डी पी। द टी डी एस इक्वेशन वेल डेवलप्ड कंसिडरिंग इंटरनल रिवर्सिबल, मतलब क्या टी डी एस इक्वेशन को सब हम मान रहे हैं, जब हम उसको इवेल्युएट करते हैं, निकालते हैं, तो हम मानते हैं कि इंटरनल रिवर्सिबल है प्रोसेस, बट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस इक्वेशन विल बी वैलिड इवन दो द एक्चुअल प्रोसेस बिटवीन द स्टेट इज इरिवर्सिबल। मीन्स जब हम टी डी एस इक्वेशन को निकालते हैं तो हम मानते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन जब हम टी डी एस इक्वेशन को अप्लाई करना होता तो हम किसी भी प्रोसेस, प्रैक्टिकल प्रोसेस में लगा सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोकोरिक ऑन आइसोकोरिक एंड आइसोबेरिक प्रोसेस ऑन द टी एस डायग्राम, ये इक्वेशन याद रखना है, बहुत आसान है। टी एस डी टी बाई डी एस इजकल टू टी बाई सी वी, डी टी बाई डी एस एज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये ज़्यादा नहीं, तुम बस इतना इक्वेशन रखना है। आइसोकोरिक के लिए तुम्हारा क्या होता है, आइसोकोरिक में तुम्हारा क्या होता है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, मतलब डी टी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, टी बाई सी वी। और आइसोबेरिक के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, आइसोबारिक के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टी बाई सी पी। ये इक्वेशन याद बहुत आसान है, सिंपल है। आइसोकोरिक क्या है तुम्हारा इक्वेशन, जो टी एस डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं आइसोकोरिक को और आइसोबारिक को। तो आइसोकोरिक में तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो डी टी बाई डी एस कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू टी बाई सी भी तुम्हारा होता है। और वही बात जब हम करते हैं आइसोबारिक का, तो डी टी बाई डी एस कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू टी बाई सी पी हो गया। और ये भी जानते हैं कि सी पी इज ग्रेटर देन सी वी होता है, तो 1 बाई सी वी इज ग्रेटर देन सी वी हो जाएगा। तो टी बाई सी वी बाई, ऑब्वियस बात है, अगर सी पी क्या अपने सी पी का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, सी पी का 1.05, सी पी का 0.718 और आर का और गामा का 1.4 जनरली और आर का 8.314 किलो जूल पर किलो कैल्विन, ये सारा वैल्यू हो गया। देखो ऑब्वियस बात, सी पी का वैल्यू बड़ा है सी वी से, सी पी का वैल्यू बड़ा है सी वी से, तो ऑब्वियस बात है कि तुम्हारा 1 बाई सी वी नीचे रहेगा तो उसका वैल्यू बड़ा हो जाए, सी वी जब डिनोमिनेटर में आएगा तो उसका वैल्यू बड़ा हो जाए। तो टी और सी मतलब टी बाई सी वी ग्रेटर देन टी बाई सी पी।
कांस्टेंट वॉल्यूम ग्राफ इज मोर स्टिपर देन द ई। तुम बताओ कि सीवी का वैल्यू जो होता है ज़्यादा स्टिपर होता है रिस्पेक्ट ऑफ सीपी। स्टिपर किसका होता है? मोर स्टिपर देन द कांस्टेंट प्रेशर, यानी सीवी का जो ग्राफ होता है वो ज़्यादा स्टिपर होता है किससे? सीपी की। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये भी आया हुआ है तुम्हारा। एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर द डिफरेंट सिचुएशन, मतलब ये इसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी कैलकुलेशन ऑफ क्या है तुम्हारा, देखो एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट सिचुएशन। एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट सिचुएशन। सबसे पहला थर्मल एनर्जी एट द सिंगल टेम्परेचर, मतलब पहला कंडीशन क्या है तुम्हारा? थर्मल एनर्जी एट सिंगल टेम्परेचर, मतलब क्या है तुम्हारा? जब सिंगल टेम्परेचर है तब तुम्हारा क्या होता है? रिजर्वायर फेज चेंज, मतलब कब कब किससे आता है? ये तुम्हारा रिजर्वायर तुम्हारा आ गया और फेज चेंज हो रहा है, उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला सिंपल ds बराबर क्या होता है? Q/T कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए तुम देख लो, अगर तुम्हारा किसी लेक का निकालना है, उस लेक में, तो लेक में रिजर्वायर, लेक एक रिजर्वायर हो गया, तो उसमें तुम्हारा टेम्परेचर क्यू का वैल्यू इतना दिया हुआ है 300, टेम्परेचर भी तुम्हारा 300 दिया हुआ केल्विन, तो तुम्हारा 1 क्या हो जाएगा? एंट्रोपी किलोजूल पर केल्विन। ये तुम्हारा एंट्रोपी निकल के आ गया, किलोजूल पर केल्विन तुम्हारा आगे निकल के क्या? एंट्रोपी। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा लेक रिजर्वायर है, सिंगल टेम्परेचर रहेगा तो। और दूसरा तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंट? सॉलिड, लिक्विड और फाइनाइट मास, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं तुम्हारा कि फाइनाइट मास के बारे में कि सॉलिड लिक्विड है और सॉलिड लिक्विड का निकालना एंट्रोपी है, जब फाइनाइट मास है तो सिंपल होता है, डी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? dq/t, इसको इंटीग्रेट कर दो, mc डेल्टा टी तो आता है फॉर्मूला, डिवाइड बाई टी, तो डेल्टा एस क्या तुम्हारा आ जाएगा? चेंजिंग एंट्रोपी तुम्हारा mc log T2/T1, ये तुम्हारा होता है। डेल्टा एस नथिंग बट फाइनल माइनस इनिशियल एंट्रोपी, समझ गए। जब तुम्हारा सॉलिड, लिक्विड और फाइनाइट मास का जब निकालना होगा तो क्या करेंगे? डेल्टा एस तुम्हारा निकल के क्या आ जाएगा? mc log T2/T1, और ठीक है। ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे सारा फार्मूला इंपॉर्टेंट है। फाइनाइट मास के लिए तो डेल्टा एस नथिंग बट s2 - s1, फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, और क्या हो जाएगा फार्मूला? mc log T2/T1, ठीक है। अब तीसरा तुम्हारा आ गया क्या? थर्ड तुम्हारा है गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए ज़्यादातर डेरिवेशन में नहीं जाते हैं, तुम्हें बताता हूँ फार्मूला क्या होता है। डेल्टा एस क्या था? s2 - s1 क्या है तुम्हारा? डेल्टा एस। जब तुम्हारा CV कांस्टेंट रहेगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? CV log T2/T1 प्लस R log V2/V1, ये वाला फॉर्मूला। जब तुम्हारा CV कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या रहेगा, तो एंट्रोपी क्या होता है तुम्हारा? CV log T2/T1 प्लस R log V2/V1। लेकिन जिस केस में CP का वैल्यू कांस्टेंट हो गया तो क्या? डेल्टा एस क्या? डेल्टा एस नथिंग बट s2 - s1 क्या हो जाएगा? CP log T2/T1 माइनस R log V2/P1। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी फॉर्मूला याद हो जाएगा। सिंगल मास के तुम्हें पता है dq/t होता है, ठीक है, या फिर रिजर्वायर है, वहाँ पे सिंगल टेम्परेचर रिजर्वायर है। फिर हम बात किसका करते हैं? इस लेक तुम्हारा एक रिजर्वायर हो गया। अगला तुम्हारा क्या हो गया कि सॉलिड और लिक्विड का, जब तुम्हारा मास फाइनाइट है तो तुम्हारी एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज एंट्रोपी निकालने का s2 - s1 क्या होता है? mc log, mc नथिंग बट कांस्टेंट, mc m क्या होता है? मास, c तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, नहीं तो निकाल सकते पीवी करो MRT से, समझ गए। क्वेश्चन कराऊंगा ना तो पता लग जाएगा क्या होगा। s2 - s1 इक्वल टू क्या होता है? mc log T2/T1, ठीक है। देखो आइडियल गैस की बात करते हैं, आइडियल गैस में तुम्हारा 2 होता है, क्यों? क्योंकि इसमें सी एक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, कांस्टेंट प्रेशर। जब हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम का तो डेल्टा एस या s2 - s1 तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है एंट्रोपी चेंज का? CV log T2/T1 प्लस R log क्या होगा? तुम CV है कांस्टेंट वॉल्यूम है तो T2/T1 प्लस R प्लस हो जाएगा बीच में, जब CV कांस्टेंट log V2/V1, ठीक है। लेकिन जब हम CP की बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर की, तो डेल्टा एस यानी s2 - s1 तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा CP log T2/T1 इतना तो कांस्टेंट लगेगा, माइनस R log क्या हो जाएगा? P1 P2/P1, समझ गए।
ये तुम्हारा बेसिक फार्मूला है, ये तुम्हें याद रखना होगा इस फार्मूले को, और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये तुम्हें याद रखना ही होगा। तुम्हारा सारा बेसिक क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। अब देखो कुछ है यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी कैलकुलेशन है, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट, इसका फार्मूला इम्पोर्टेंट, ज़्यादा कुछ नहीं है फार्मूला। देखो सम स्टैंडर्ड एंट्रोपी कैलकुलेशन क्या है, तुम्हारा एडियाबेटिक मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड और टू सॉलिड ब्लॉक्स ब्राउट इन कॉन्टैक्ट टू अटेन फाइनल कॉमन टेम्परेचर। मतलब अगर एडियाबेटिक मिक्सिंग करते हैं किसी, ये तुम्हारा क्या होगा, सम स्टैंडर्ड एंट्रोपी कैलकुलेशन निकाला जा रहा है यहाँ पे। मतलब अगर किसी भी दो, वो तो जनरल केस था, आपको स्पेसिफिक केस आएगा, अगर दो तुम्हारा लिक्विड है या दो सॉलिड ब्लॉक्स है और एडियाबेटिकली दोनों को कॉन्टैक्ट मिलाते हैं, तो फाइनल जो कॉमन टेम्परेचर क्या होगा वो, तो फाइनल कॉमन टेम्परेचर तुम्हारा क्या निकल के आएगा, M1 C1 T1, मतलब पहला का मास जो कैपेसिटी हीट कैपेसिटी C1, उसके बाद तुम्हारा T1 प्लस M2 C2 T2 बाई M1 C1 प्लस M2 C2, मतलब फाइनल टेम्परेचर निकालना है इसका। नहीं समझे? देखो अगर तुम्हारा ये पूछ रहा है कि एडियाबेटिक मिक्सिंग कर रहे हैं, लिख देख एडियाबेटिक मिक्सिंग कर रहे हैं किसी दो ब्लॉक्स, दो लिक्विड को, तो कॉमन टेम्परेचर आएगा, मतलब जो फाइनल ऑब्वियसली कोई टेम्परेचर चेंज होगा तो कोई फाइनल टेम्परेचर आएगा, तो फाइनल टेम्परेचर आएगा अगर, तो पूछ रहा है कि उसका टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल पहला का मास यानी M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 बाई M1 C1 प्लस M2 C2, याद रखना M1 नथिंग मास, C1 कैपेसिटी पहला का, टेम्परेचर पहला का क्या टेम्परेचर, प्लस M2 क्या है तुम्हारा दूसरे का मास, C2 तुम्हारा दूसरे का हीट कैपेसिटी है, T2 तुम्हारा होगा दूसरे का टेम्परेचर, डिवाइड बाई M1 C1, मतलब पहले का मास हीट कैपेसिटी पहले का, फिर दूसरे का मास दूसरे का हीट कैपेसिटी, ठीक है। और अगर ये तुम्हारा जनरल इक्वेशन आएगा अपन, लेकिन अगर तुमसे देखो बोल दे, कंडीशन लगा दे कि अगर मास दोनों का सेम है और हीट कैपेसिटी भी दोनों सेम है, समझ गए? देखो मतलब M1 इक्वल टू M2 कंडीशन लग गया अगर कि M1 इक्वल टू M2 और C1 इक्वल टू C2 कंडीशन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन, मतलब T1 प्लस T2 बाई 2। ये मत ऐसे, अगर वो कंडीशन बोल दिया है कि मास दोनों का सेम है और तुम्हारा हीट कैपेसिटी भी दोनों का सेम है, जिसको एडियाबेटिकली मिक्स कर रहे हैं, या तो लिक्विड या सॉलिड ब्लॉक्स है, तो उसका फाइनल टेम्परेचर T1 प्लस T2 बाई 2 होगा, मतलब अर्थमेटिक मीन होगा। लेकिन अगर वो नहीं बोल रहा है कि C1 अलग है, हीट कैपेसिटी अलग है, दोनों का मास अलग है, तो उसका फॉर्मूला क्या तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर का हो जाएगा, जब एडियाबेटिकली मिक्स करेंगे तो M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 बाई M1 C1 प्लस M2 C2। देन यूनिवर्स, अगर उस केस में अगर इन बॉडी है तो इसका क्या, तो डेल एस यूनिवर्स का निकालना है। अगर इन बॉडी है तो डेल एस यूनिवर्स का निकालना है। डेल एस यूनिवर्स क्यों, क्या डेरिवेटिव का, तो डिक्यू बाई टी। देखो तुम बोलोगे कि यहाँ पे डेल एस यूनिवर्स और डेल एस यूनिवर्स और डेल्टा जिन बराबर कैसे हो गया, फॉर इन बॉडीज डेल्टा एस यूनिवर्स और डेल्टा जेन। इसको क्यों लिखे, क्योंकि देखो डेल्टा एस इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, डिक्यू बाई टी प्लस डेल्टा जेन। एडियाबेटिक प्रोसेस है तो ये जीरो हो जाएगा, यानी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा जेन, इसलिए यहाँ पे सेम लिखा हुआ है। क्या होता है तुम्हारा इसका फॉर्मूला, एन एम सी लॉग एम बाई जी एम, समझ गए। अगर तुम्हारा इन बॉडी है, इन बॉडी को तो दो बॉडी के लिए था, अगर इन बॉडी है, अगर इन बॉडी को एक साथ एडियाबेटिकली मिक्स करते हैं तो उसका एंट्रोपी क्या होगा, तो तुम ये क्या निकालोगे उसका, एन नंबर ऑफ बॉडी, एम सी मतलब क्या होगा, मास और हीट कैपेसिटी वो सबका सेम ही देगा। और उसके बाद क्या लॉग क्या होगा, एम बाई जी एम। एम क्या टेम्परेचर का हो जाएगा T1 प्लस T2 बाई 2, और जी एम तुम्हारा क्या होगा, रूट अंडर T1 इंटू T2, समझ गया। यहाँ पे इतना मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस ही बोल रहा है, तो मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस में तुम्हें अभी नहीं, लास्ट में पढ़ाऊंगा, सबसे लास्ट में तुम्हारी मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस चलेगा, याद रखेंगे मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस सबसे लास्ट में, अभी इसका तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, समझ गया ना। तो कुछ केस देख लो, कुछ केस के बाद ज़्यादा नहीं है एंट्रोपी सेल कैलकुलेशन का, तो यहाँ देख लो। इफ मिक्सिंग पहला केस तुम्हारा वो चला गया जो मैंने बताया था, और दूसरा केस, इफ मिक्सिंग फ्लूइड आर सेम एंड आर सेम इनिशियल स्टेट, देन एंट्रोपिक जनरेशन और एंट्रोपिक चेंज विल बी टेक्स ए जीरो। कैसे,
इफ मिक्सिंग फ्लूइड आर सेम, मतलब मिक्सिंग फ्लूइड जो दो फ्लूइड को मिक्स करें दोनों सेम है और सेम इनिशियल तुम्हारा स्टेट है, दोनों का स्टेट भी सेम है, देन इंट्रोपी जनरेशन उसमें क्या होगा, और इंट्रोपी चेंज टेक्स प्लेस जीरो, मतलब इंट्रोपी चेंज और इंट्रोपी जनरेशन उसमें जीरो हो जाएगा जब तुम्हारा इनिशियली दोनों सेम ही इनिशियल स्टेट है और मिक्सिंग फ्लूइड भी दोनों सेम है। मैक्सिमम वर्क डेवलप्ड बाय द इंजन इंस्टॉल्ड बिटवीन टू बॉडी इंटरनली एट डिफरेंट कंडीशन दे अटेन। दूसरा क्या बोल रहा है ये, मैक्सिमम वर्क डेवलप्ड, एक बहुत ध्यान से रखना है, पूछता है द मिक्सिंग फ्लूइड आर सेम एंड आर सेम इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट दोनों का सेम है, मिक्सिंग फ्लूइड भी सेम है, तो इंट्रोपी उसका सीधा जीरो। अब ये बोल रहा है मैक्सिमम वर्क डेवलप्ड बाय एन इंजन इंस्टॉल्ड बिटवीन टू बॉडी इनिशियली एट द डिफरेंट कंडीशन टिल दे अटेन द इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम वर्क कितना डेवलप होगा, टू बॉडी को इनिशियली डिफरेंट कंडीशन पे रखे हैं और फाइनल में क्या करें तुम्हारा बॉडी क्या तुम्हारा हो जा रहा है, दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम हो जाए, मतलब इनिशियली दोनों का डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, जनरेशन टेम्परेचर है और उसका मैक्सिमम कितना वर्क उससे निकलेगा ताकि फाइनल में जाकर उसका क्या हो जाए, तुम्हारा इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेंड कर ले। तो फॉर्मूला उसका होता है ये डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू नथिंग बट एनएमसी ए माइनस जी एम। एंट्रोपी वाला क्या था, अगर इन बॉडी है तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या था, एनएमसी लॉग एम बाई जी एम, एनएमसी लॉग एम बाई जी एम था, यहाँ देखो एनएमसी लॉग एम बाई जी एम। लेकिन अगर बॉडी इन बॉडी है उसको इन बॉडी है उसको क्या कर रहे हैं, कनेक्ट अगर कनेक्ट कर रहे हैं ऐसा कि इनिशियली दोनों का अलग अलग स्टेट है लेकिन बाद में आके वो फाइनल स्टेट में वो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम में अटेंड करता है, तो उसका मैक्सिमम वर्क कितना निकाल सकते हैं। तो इसमें ए एनएमसी समझ गए, ए नंबर कितना तुम्हारा क्या है, बेसिकली बॉडी ब्लॉक है, ब्लॉक समझ लो ठीक है, और एमसी मास होगा, सी कैपेसिटी होगा, एम प्लस जी एम तुम्हारा होता है। मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड बाय रेफ्रिजरेटर, मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड बाय रेफ्रिजरेटर, अच्छा किसी रेफ्रिजरेटर के लिए मिनिमम वर्क कितना रिक्वायर्ड होता है ये तुमसे पूछेगा भी नहीं, ये बहुत लेंदी है, बहुत डेरिवेशन, ये तुमसे पूछेगा ही नहीं। ये पूछ सकता है कि फॉर्मूला पूछ सकता है, इसमें भी तुमसे ये नहीं पूछेगा कि मैं इसका वो निकालिए, वैल्यू आया भी नहीं है पहले कभी ऐसे, जैसे गेट लेवल क्वेश्चन है तो समझ गए। कंट्रोल वॉल्यूम एंट्रोपी एनालिसिस मतलब क्या हो, डेल्टा जनरेशन कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा मतलब इस एग्जिट माइनस इनलेट, ये तुम्हारा क्या था कंट्रोल वॉल्यूम का एंट्रोपी निकालने का, एंट्रोपी का होता है जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन तुम्हारा क्या होता है कि इस टू माइनस में मतलब एग्जिट पे जितना एंट्रोपी निकला और एंट्री पे निकला, ठीक है, वैसे भी बता चुका हूँ पहले ही तुम्हें। और देखो रिवर्सिबल वर्क इन स्टडी फ्लो प्रोसेस, स्टडी फ्लो प्रोसेस रिवर्सिबल वर्क कितना होता है तुम्हारा वीडीपी, रिवर्सिबल वर्क इन स्टडी फ्लो प्रोसेस, स्टडी फ्लो प्रोसेस है मतलब माइनस वीडीपी होगा, स्टडी फ्लो होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अच्छा तुम्हारा बहुत आसान है, क्या बोल रहा है रिवर्सिबल वर्क इन स्टडी फ्लो प्रोसेस में तुम्हारा क्या होता है माइनस वीडीपी, तो स्टडी फ्लो हो गया और कंडीशन होता है तुम्हारा स्टडी फ्लो होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो H1 Q1 इक्वल टू H2 Q2 ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। और हम जानते हैं कंट्रोल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है माइनस वीडीपी, कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क भी पहले बताया हुआ, तो हम कंट्रोल वॉल्यूम है अगर तो तुम्हारा कितना वर्क होता है माइनस वीडीपी, समझ गए, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। कंप्रेशन वर्क देखो, कंप्रेशन वर्क और कंप्रेसर वर्क दो अलग अलग चीज होता है। कंप्रेशन वर्क क्या होता है तुम्हारा P1 V1 माइनस P2 V2 बाई N माइनस 1, ये मैंने तुम्हें बताया था जिसके इसमें एडिविटी वाले में या पोलिट्रॉपिक वाले में बता रहा था ना कि P1 V1 माइनस P2 V2 बाई N माइनस 1 तुम्हारा होता है पोलिट्रॉपिक में, तो कंप्रेशन वर्क हो गया। लेकिन जो कंप्रेसर जो एक्चुअल कंप्रेसर होता है जो जैसे एयर कंप्रेसर वगैरह उसका वर्क क्या होता है N बाई N माइनस 1 इंटू P1 V1 माइनस P2 V2, समझ गए। ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा कंप्रेशन वर्क है, ये कंप्रेसर का वर्क है, कंप्रेसर मतलब जैसे एयर कंप्रेसर उसका वर्क है N माइनस 1 इंटू P1 माइनस P2 V2, समझ गया। और ये कंप्रेशन का मतलब जो आइडियलिटी का मैंने बताया था वहाँ पे कि P1 V1 माइनस P2 V2 बाई होता है N माइनस 1, समझ में आ गया। अब देखो ये अवेलेबल एनर्जी और अवेलेबिलिटी और एक्सर्जी ये सारा एक ही को बोलते हैं, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। अवेलेबल एनर्जी और अवेलेबल एनर्जी और एक्सर्जी सबको सब एक ही को बोलते हैं। पंप वर्क तुम्हारा कंट्रोल वॉल्यूम होता है पंप में, इसलिए पंप वर्क को वीडीपी लिखते हैं। अवेलेबल एनर्जी और अवेलेबिलिटी और एक्सर्जी मतलब क्या हुआ, अवेलेबल एनर्जी इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क, अवेलेबल एनर्जी वो एनर्जी होता है जो कि मेरे यूजफुल के लिए है, विच कैन ऑब्टेन टिल द सिस्टम अटेंड एट डेड स्टेट, मतलब जब तक सिस्टम डेड स्टेट कर जाए जब तक उसका यूज, मतलब क्या हो जैसे तुम देख लो
तुम बाइक चला रहे हो, बाइक में कुछ ऑयल डालते हो, एक रिजर्व मोड होता है, रिजर्व मोड तो, और एक होता है तुम्हारा नॉर्मल मोड। तो जब तुम्हारा फ्यूल नॉर्मल मोड में आता है उसके तो वो खत्म हो गया, फ्यूल यूज़ तुम पूरा कर दिए बाइक का, उसके बाद रिजर्व मोड में आता है। तो रिजर्व में भी क्या है, तुम्हारा सारा तेल यूज़ करने के बाद फिर भी फ्यूल टैंक में कुछ फ्यूल पहले रह जाता है जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, हमने तो उसमें मान लो कि 1 लीटर फ्यूल डाला फ्यूल टैंक में, और मेरा 900 ml यूज़ हो गया, फिर भी रेस्ट 100 ml ऑयल है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, अनअवेलेबल एनर्जी हो गया। और अवेलेबल एनर्जी क्या होगा, जो 900 मैंने यूज़ कर लिया वो तुम्हारा क्या होगा, अवेलेबल एनर्जी। मतलब ये हुआ कि अवेलेबल एनर्जी वो एनर्जी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और जिसको यूज़ नहीं करेंगे तुम्हारा अनअवेलेबल एनर्जी हो गया। ठीक है, अवेलेबल एनर्जी फंक्शन ऑफ किसका, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अवेलेबल एनर्जी किसका फंक्शन होता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है, स्टेट ऑफ द सराउंडिंग क्या है, तीनों पे डिपेंड करता है तुम्हारा। सिस्टम इज सेड टू बी डेड स्टेट। डेड स्टेट कब बोलेंगे, जब वो क्या होगा तुम्हारा थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। किसी भी सिस्टम को डेड स्टेट कब बोलते हैं, जब वो थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम नहीं, सिर्फ इक्विलिब्रियम नहीं, थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम हो जाए किसी सराउंडिंग से। ठीक है, अब देखो सिंगल टेम्परेचर केस में क्या तुम्हारा निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे वर्क, सिंपल Q इंटू 1 माइनस टी नॉट बाई टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू क्या है तुम्हारा टी बाई टी माइनस टी नॉट बाई टी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जब मैं तुम्हें क्वेश्चन करूँ तो आराम से आ जाएगा, Q बाई टी एक का माइनस Q बाई टी दूसरे का। अगर सेम Q दिया हुआ है, सेम Q दिया तो लग गया, मतलब टेम्परेचर अगर हायर से लोअर की ओर जा रहा है तो क्या करें तुम्हें, टेम्परेचर जो ले रहा है वो माइनस में चला जाएगा। मतलब टेम्परेचर T1 है और T2 है तुम्हारा, तो ऑब्वियस फ्लो T1 से T2 होगा। T1 तुम्हारा T1 ग्रेटर देन T2 है, तो टेम्परेचर कैसे फ्लो होगा, T1 से T2। तो तुम्हारा सिंगल Q बाई क्या है, T1 का माइनस Q बाई 2 टी को, चलो माइनस ही रख देते हैं, माइनस ये यहाँ पे इसके लिए प्लस, लेकिन माइनस इसलिए है क्योंकि T1 T2 कम टेम्परेचर, मतलब क्या होगा, Q दोनों का सेम है, तो टेम्परेचर कहाँ Q से T1 1 से 2 की हो जा रहा है, तो 2 तुम्हारे हीट को ले रहा है, जो लेता है वो निगेटिव, प्लस यहाँ पे निगेटिव साइन लगा है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला तुम्हारा बताया वही था। अवेलेबल क्या, चेंज इन अवेलेबिलिटी, अवेलेबल एनर्जी मतलब क्या हुआ, कितना चेंज आया, तो पहले का अवेलेबल एनर्जी निकाल लेंगे, फिर दूसरे का निकाल लेंगे, जो आएगा वो तुम्हारा बताएगा क्या होगा। अनएबिलिटी तुम्हारा क्या होता है, अनएबिलिटी कुछ नहीं तुम्हारा होता है, मतलब इंट्रॉपी हो गया, क्योंकि इंट्रॉपी को हमें यूज़ नहीं कर पाए, वहीं पर हो गया इंट्रॉपी T नॉट इंटू डेल्टा होता ही है। TDS क्या था, DQ स्क्वायर था ना भाई, DS वाई तुम्हारा क्या था, DQ बाई T, तो नथिंग बट DQ स्क्वायर क्या होगा, TDS हो गया, TDS हो गया तुम्हारा ये। आ गया, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं, समझिए। चेंज एलिमेंट जिसको बोलते हैं, पहला पर दूसरा का दोनों को माइनस कर देंगे। थर्मल एनर्जी विद द फाइनाइट मास सॉलिड, ये सब बहुत आसान है। थर्मल एनर्जी विद फाइनाइट मास सॉलिड और लिक्विड, कितना अवेलेबल एनर्जी है, तो क्या करेंगे तुम्हारा जो टोटल इंटरनल एनर्जी निकाल लेंगे पहले कितना है, और उसमें से इंट्रॉप को घटा देंगे, तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, उसमें कितना सारा क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारा उसमें अवेलेबल एनर्जी निकालना है। तो सबसे अच्छा क्या है, मतलब हमें निकालना है कि 1 लीटर फ्यूल में, 1 लीटर फ्यूल टैंक में मैंने बताया था 1 लीटर फ्यूल है, 1 लीटर का टैंक है, उसमें से हम 900 यूज़ कर सकते हैं। तो वही पूछ रहा है 900 यूज़ कर सकते हैं और 100 ml यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो अवेलेबल एनर्जी निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, टोटल कैपेसिटी मतलब 1000 लीटर है तो 1000 1 लीटर है तो 1000 ml हो गया, माइनस क्या होगा जो नहीं निकाल पा रहा है, तो 100 ml नहीं निकाल पा रहा है तो क्या होगा 1000 ml माइनस 100 इसका, तो क्या होगा तुम्हारा अवेलेबल एनर्जी, मतलब 900 आ गया तुम्हारा, जो एनर्जी यूज़ कर पा रहे हैं। सिंपल फार्मूला है, समझ गया। इन सॉलिड एंड लिक्विड क्या, इन सॉलिड एंड लिक्विड, इन सॉलिड एंड लिक्विड केस बोथ मैक्सिमम वर्क एंड मैक्सिमम यूजफुल वर्क विल सेम, मतलब सॉलिड और लिक्विड केस में तुम्हारा जो मैक्सिमम वर्क है वही तुम्हारा मैक्सिमम यूजफुल वर्क आता है। बट इन केस ऑफ द गैस वर्क एंड मैक्सिमम वर्क विल बी चेंज बिकॉज CP और CV का वैल्यू नहीं सेम होता है। इन सॉलिड और लिक्विड में तुम्हारा मैक्सिमम वर्क और जो तुम्हारा कितना होता है मैक्सिमम यूजफुल वर्क दोनों सेम होता है, बट इन केस ऑफ गैस वर्क एंड मैक्सिमम वर्क नॉट सेम बिकॉज गैस इज इरिवर्सिबल एक्सेप्ट गैस साइकिल, एग्जाम्पल गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर, समझ गया ना, क्योंकि इरिवर्सिबल हो जाता है। नॉन फ्लो
गैस कंटेन नॉन फ्लो गैस कंटेन्ड इन द कंटेनर और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ये तुम्हारा नॉन फ्लो हो गया। नॉन फ्लो मासेस इनिशियल गैस रेस्ट। अच्छा, नॉन फ्लो को मानते हैं तुम्हारे इनिशियल गैस रेस्ट पे। अब फाई एबिलिटी निकालने के लिए क्या तुम्हारा, मैंने पहले बताया था, ये सब फॉर्मूला होता है एबिलिटी एनर्जी का। तुम्हारा ये क्या मैक्सिमम वर्क कितना निकला, ठीक है, और प्लस तुम्हारा वर्क एटमॉस्फेयर वर्क तुम्हारा कितना हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा नॉन फ्लो के लिए तुम्हारा एबिलिटी एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, नॉन फ्लो के लिए U1 माइनस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन एक बार लास्ट में देख लेना, ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तुम ऐसे ही क्वेश्चन दिखाओ, तुम ऐसे निकाल लो कितना होता है, ये याद कर लेना। फाइव का U माइनस T नॉट एस प्लस P नॉट, ये बन जाएगा, मैं बता दूँगा क्वेश्चन से तुम्हारा आराम से बन जाएगा। और देखो फ्लोइंग, अगर फ्लूड कोई फ्लो हो रहा है, वो तो नॉन फ्लो के लिए था ये, अब कोई फ्लो हो रहा है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, फाइव का टू H माइनस T नॉट टू एस, ये फॉर्मूला होता है। फाइव क्या होता है तुम्हारा एबिलिटी किससे निकलता है, फ्लोइंग के लिए H माइनस T नॉट इंटू एस, मतलब एच तुम्हारा क्या होगा, इंथैल्पी एस एक पे H माइनस T नॉट एस, एबिलिटी निकालना है तो चेंज 5 माइनस 5 2, तो सिंपल हो जाएगा H1 क्या तुम्हारा H1 माइनस T नॉट S1 प्लस C1 बाई स्क्वायर बाई 2 प्लस DZ1, उतना तुम्हें करना भी नहीं है, सिंपल ये याद रखो। एबिलिटी एनर्जी क्या था तुम्हारा, एक पे जितना है एबिलिटी, और ये तुम्हारा मतलब इनिशियल कितना है, फाइनल इनिशियल तुम्हारा हो गया। और तुम्हारा फाइव कैसे निकाल सकते, H माइनस T नॉट इंटू एस, एच तुम्हारा टोटल इंथैल्पी हो गया, ये तुम्हारा टोटल क्या तुम्हारा माइनस क्यों लिखे, क्योंकि ये तुम यूज नहीं कर सकते हो, समझ गए। अब आगे की बात करते हैं इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी नथिंग बट लॉस ऑफ एनर्जी, जिसको तुम यूज नहीं कर पा रहे, तो ये गेस टू वाला इक्वेशन होता है T नॉट डेल्टा, से तुम्हारा इरिवर्सिबिलिटी होता है तुम्हारा। और याद रखना इसी क्वेश्चन पे तुम्हारा सबका सब बन जाएगा। गेस क्या स्टूडोला थ्योरम तुम्हारा होता है इरिवर्सिबिलिटी का, इसी पे तुम्हारा सारा उस जगह से इरिवर्सिबिलिटी सिंपल T नॉट डेल्टा और कुछ नहीं, चिल, ठीक है। अब देखो कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है तुम्हारा, बहुत सारा होता है कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। जैसे तुम्हारा हो गया पहला फ्रिक्शन, कॉज क्या क्या होता है तुम्हारा, फ्रिक्शन हो गया, विस्कस फोर्सेस हो गया तुम्हारा फ्लूइड में, फ्रिक्शन तुम्हारे किस में आ जाता है, जब एक बॉडी उसी पर रब करता है, फ्रिक्शन आ गया। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस तुम्हारे इलेक्ट्रिकल में हो गया, एंड इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब कोलिजन इलास्टिक नहीं हो रहा है, और द सम ऑफ द रीजन फॉर द इरिवर्सिबिलिटी पूछता है। इलोंगेशन ऑफ द बार बियॉन्ड इलास्टिक रीजन, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड कॉज इरिवर्सिबिलिटी, ये सब समझ गया। तुम्हारा फंक्शन के कॉज की कौन कौन रीजन होता है, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एंड इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और इसको इलोंगेशन अगर तुम्हारा इलास्टिक रीजन से आगे चला गया तो मिक्सिंग ऑफ द सिमिलर फ्लूइड इनिशियली एट द सेम स्टेट, मिक्सिंग ऑफ द सिमिलर फ्लूइड इनिशियली एट सेम स्टेट विल बी कंसिडर्ड रिवर्सिबल, मतलब मिक्सिंग ऑफ द सिमिलर फ्लूइड को अगर इनिशियली क्या करते हैं, मिक्स करते हैं तो क्या होता है तुम्हारा रिवर्सिबल मानते हैं। फ्री एक्सपेंशन का इरिवर्सिबिलिटी, फ्री एक्सपेंशन बताया हुआ था क्यों इरिवर्सिबिलिटी होता है, क्यों इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि उसमें टोटल का टेम्परेचर नहीं होता, बीच में कहीं टेम्परेचर चेंज हो जाता है, इसलिए वो इरिवर्सिबिलिटी को बताता है। आया क्वेश्चन है, फ्री एक्सपेंशन इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। हीट ट्रांसफर थ्रू द फाइनाइट नॉन जीरो टेम्परेचर डिफरेंस कॉज, देखो जहाँ भी टेम्परेचर डिफरेंस आ गया वो तुम्हारा इरिवर्सिबल हुआ, याद रखो। टेम्परेचर डिफरेंस परचेंज देन मस्ट बी रिवर्सिबल। आइसोथर्मल हीट सप्लाइड एज्यूम रिवर्सिबल, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे डिफरेंस नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट आइसोथर्मल ऑल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, समझ आइसोथर्मल खाली आइसोथर्मल जो होता है वहीं बस क्या होता है तुम्हारा रिवर्सिबल होता है, और सारा का सारा क्या होता है तुम्हारा इरिवर्सिबल होता है। एज द टेम्परेचर डिफरेंस फॉर हीट ट्रांसफर टेंड्स टू जीरो देन प्रोसेस टेंड्स टू बी रिवर्सिबल। हीट ट्रांसफर टेंड्स अगर जीरो की ओर कर रहा है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसका रिवर्सिबल की ओर टेंड्स हो जाएगा। ऑल द फेज चेंज प्रोसेस शुड बी कंसिडर्ड इंटरनली रिवर्सिबल बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, जितना भी फेज चेंज प्रोसेस है सब क्या मानते हैं, इंटरनली रिवर्सिबल होते हैं। जैसे तुम्हारा बॉइलिंग हो गया और इवेपोरेशन हो गया। उसके बाद आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर टू अ गैस शुड बी कंसिडर्ड एज द रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल क्यों टेम्परेचर का बताया पहले। ऑल अदर हीट ट्रांसफर प्रोसेस लाइक बारिक पॉलीट्रॉपिक आइसोकोरिक शुड बी कंसिडर्ड द इरिवर्सिबल, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। देखो एनी हीट ट्रांसफर प्रोसेस कैन बी मेड रिवर्सिबल इट कैरिड आउट यूजिंग ए फाइनाइट रिजर्वायर। एनी हीट ट्रांसफर प्रोसेस कैन बी मेड रिवर्सिबल, किसी हीट ट्रांसफर को हम क्या करते हैं, रिवर्सिबल कर सकते हैं अगर
यूजिंग इनफाइनाइट रिजर्वायर, जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में कर सकते हैं कि अगर इनफाइनाइट रिजर्वायर है तुम्हारा किसी का, तो वो रिवर्सिबल हो सकता है। आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए अगले दिन जो फर्स्ट लॉ के बाद जो तुम्हारा चैप्टर बताऊँगा फ्लो का क्वेश्चन सब, फ्लो प्रोसेस का जितना सारा ना वो सब क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, चलो ओके बाय।